ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. अपॉलॉजीज फॉर द डिले. लेट्स रोल. सो अभी हम अर्थ पढ़ेंगे. ठीक है, अर्थ के लैटिट्यूड, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. तो ये लैटिट्यूड बता रखा है. लैटिट्यूड क्या होता है? ठीक है, लैटिट्यूडल लाइन्स कौन सी होती हैं? ठीक है, क्या होता है लैटिट्यूडल लाइन्स कौन सी होती हैं? और अब देखो, जैसे कि यहाँ पर बताते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इसे ट्रॉपिक फंस लगाया था. वेरे 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को आर्कटिक सर्कल का आया था. इसमें कुछ नहीं है, बस ये है. देखो, अगर आप इसे समझ जाओगे, 66.5 से ऊपर को ये आर्कटिक सर्कल है, 23.5 से ऊपर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, और 0 को इक्वेटर कहा जाता है. इसके बाद ये सेम नीचे भी फॉलो होता रहता है. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल पोजिशंस पूछी हुई हैं, बट ये कुछ काम का है नहीं. चलो ये वाला देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑफ द ग्लोब. ठीक है, ऑन द ग्लोब. तो इसमें पूछा हुआ कि ग्लोब मतलब ग्रेट सर्कल कौन सा नहीं है ग्लोब का. तो ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है. अब देखो, ग्रेट सर्कल होता क्या है पहले तो ग्रेट सर्कल इज अ लाइन विच डिवाइड्स, मतलब बेसिकली क्या होता है कि स्फीयर को इक्वल टू हाफ हेमिस्फीयर में अगर डिवाइड करोगे तो उसे ग्रेट सर्कल कहा जाएगा. अपॉन द अर्थ ऑल द मेटीरियल लॉन्गिट्यूड एंड द इक्वेटर आर अ ग्रेट सर्कल. ठीक है, बट 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों नहीं ग्रेट सर्कल होगा? देखो, सिंपल सी बात है, लैटिट्यूड नहीं हो सकता है क्या ग्रेट सर्कल? उसका रीज़न ये है. देखो सिंपल आंसर है कि दो इक्वल लाइन में हाफ करेगा. अब देखो, ये इक्वेटर है, तो ये हो सकता है क्या ग्रेट सर्कल का? ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. लेकिन अगर आप ये इसको उठाओगे, ये मान लो जैसे ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा हुआ है ना, तो मान लेते हैं जैसे ये 66 है, तो मान लो ये 60 है, तो क्योंकि 60 भी तो इसी के ऊपर नीचे होगा, बट वो हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. एक ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, एक नीचे वाला छोटा हो जाएगा. प्लस ग्रेट सर्कल भी नहीं बनेगा पूरा का पूरा. ठीक है, छोटा सर्कल बनेगा काफ़ी ज़्यादा. तो इसलिए ये ग्रेट सर्कल, इसलिए इस ग्रेट सर्कल नहीं बनाते हैं. ठीक है, तो ये इसका आंसर. इसीलिए इक्वेटर बनाता है. ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन बना सकती है क्योंकि वो ऊपर से आती है. एंड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बनाता है क्योंकि लॉन्गिट्यूड भी ऊपर से आता है. लेकिन लैटिट्यूड कभी नहीं बनाता, बिकॉज लैटिट्यूड हो गया ना, मैंने आपको बताया लैटिट्यूड छोटा हो जाता है. देखो नहीं, छोटा हो गया, ये कोई छोटा हो गया, ये बीच में बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ से छोटा हो गया, तो इसलिए 60 वाले नहीं बनाते. डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप. 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन द. ठीक है, तो 0 डिग्री एटीट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ लाई करते हैं? तो अटलांटिक ओशन में करते हैं लाई. ठीक है, अब ये मतलब ये तो फैक्ट है, मतलब इसमें कुछ डायरेक्ट खास कुछ नहीं है, बस वो डायरेक्ट फैक्ट है कि वो अटलांटिक ओशन में लाई करते हैं. ठीक है, इसके अलावा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट. तो ये भी अटलांटिक ओशन दोनों के दोनों जहाँ पे मिलते हैं ना, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जहाँ पे मिलते हैं, तो वो भी पानी में ही है. अब इसका मतलब समझ सोच के अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों हो रहा हो. ठीक है, बट ऐसा कोई खास वो नहीं है, बस फैक्चुअल से याद रखना था, फैक्चुअल से याद रखते हो. अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फालतू क्वेश्चन था. द कंट्री हैविंग लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑन द टेरिटरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर चाइल्ड है. चाइल्ड क्यों है? क्योंकि चिली बोल सकता है आपसे, बट चाइल्ड बोलूँगा मैं. चाइल्ड क्यों है? तो अब चाइल्ड देखो क्या है, पहली बात तो इस किस में है, ये सदर्न अमेरिका में. ठीक है, अब सदर्न अमेरिका जो है मतलब साउथ अमेरिका बेसिकली अगर आप इसे बोलो तो ब्राज़ील यहाँ पे है और चाइल्ड यहाँ पे. देखा वो आपने, चाइल्ड इतना लंबा नहीं चाहता है, मतलब पेरू का कोस्ट वाला, तो ये चाइल्ड वाला एरिया, तो ये पूरा इतना नहीं जमना चाहता. तो इसलिए कहा गया कि इसका नॉर्थ और साउथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए. ओके, देखो ये है चाइल्ड. ठीक है, अगर आपको पता करना था चाइल्ड क्या है, तो ये चाइल्ड समझ गए आप चाइल्ड क्या है, ये है चाइल्ड. तो इसका लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बोला गया इसको. ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, शैल वी वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, लेट्स गो. ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड क्या होता है? और मैंने इसे ढंग से ज़्यादा देखा था, बट फिर भी लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड वही है बस बेसिकली, जो ऊपर से लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, तो लंबा में जो चल रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा. इसी में हमारी क्या आती है, ग्रीनविच मेडिटेरियन जो हमारी लाइन आती है वो इसी में आती है. प्राइम मेडिटेरियन भी इसी में आती है. ओके, मतलब आर्ट्स हम इसी से काउंट करते हैं कि आर्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें यही है. बाकी और कोई ऐसा खास फैक्ट नहीं था जिसको हम याद करें. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एंड GMTs ऑफ 5.5 घंटे का डिफरेंस है. ठीक है, अब 5.5 घंटे का टाइम है ये प्लस में. ठीक है, मतलब 5.5 घंटे ज़्यादा है. और कर्चल इज अ टाइनी आइलैंड इन द निकोबार विच वर्चुअली अननोन टिल द रॉयल ग्रीनविच लैबोरेटरी डिक्लेयर्ड दैट इट वुड बी द फर्स्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ टू कैच द रे ऑफ फर्स्ट सनशाइन इन द मिलेनियम. ठीक है, अब ये बता रखा है कि एक आइलैंड है निकोबार में, कर्चल, तो ये सबसे पहले मतलब धूप जो सबसे पहले आती है वो इस पर आती है. ठीक है, उस टाइम पे पता नहीं था हमको, लेकिन बाद में पता चला हमें कि इसमें आती है. बट अभी रिसेंटली मैंने इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी कि रिसेंटली जो पहली धूप की किरण जहाँ आती है ना, पहले वो शायद कर्चल था, लेकिन अब वो नया वो बन गया. कौन? अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, वो बन गया है. वो मैं चेक कर लेता हूँ. ओके, सो देखो ये इसका आंसर. तो द डोंग वैली इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट सनराइज कहाँ है? आप द डोंग वैली है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, तो ऐसे याद रख लो. एंड यही इसका आंसर था. पहले इसका आंसर कर्चल था, बट बाद में इसका रियलाइज होता कि इसका आंसर ये होगा. इसका मतलब नया बन गया था कि ना यहाँ आती है, बाद में डिटेक्ट बाद में हुआ. ठीक है, सिंपल. इसके बाद वाले क्वेश्चन देख लेते हैं. इसके बाद वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब. तो इसका क्या 180 डिग्री, ऑफकोर्स 180 डिग्री होगी. 180 डिग्री लेट के बनाएगा ना, मतलब इक्वेटर के साथ जो 180 डिग्री वाला एंगल बनाएगा वही तो बनाएगा. ठीक है,
तो देखो द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड पासिस नियर लंडन। द प्राइम मेरिडियन विच एक्सेप्टेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इट इज नोन एज ग्रीन मेरिडियन। इट इज अपोजिट टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट इज इमेजिनरी लाइन लोकेटेड इन द 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्ट उसी 180 डिग्री होती है ना, इसलिए। ओके, द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस एट अ टाइम इज, तो प्राइम मेरिडियन ही हम यूज़ कर रहे हैं, मेरिडियन ही हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, प्राइम मेरिडियन डज नॉट पासिस थ्रू, तो ये तो यार फालतू क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं। ओके, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी ये टेलीग्राम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें बाद में करना है। इस क्वेश्चन पेज को हाईलाइट कर लो, ये पेज है CB37, इस क्वेश्चन को करना था, मतलब कि कैसे हो रहा है। और आपको बताया, अगर मैं आपको सिंपल बताना तो मैं ऐसे बता दूंगा कि देखो 12 बज रही है एंड 12 मिनट का ट्रांसमिशन है और ये 6 बजे पहुँचता है, मतलब इसमें ये बचा हुआ कि टेलीग्राम भेजा गया ग्रीनविच से 12 नून में, और टाइम ऑफ ट्रांसमिशन वॉज 12 मिनट, 12 मिनट लगते हैं टाइम ऑफ ट्रांसमिशन का। इट रीच टाउन 6 PM पे, तो द लॉन्गिट्यूड ऑफ द टाउन विल बी। तो अब देखो हमें ये पता है कि एक 360 डिग्री का एंगल बनता है और 24 घंटे होते हैं, तो हमें 24 घंटों को 360 डिग्री से डिवाइड करना होगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा 15 डिग्री इन 1 आवर, और ये तो और डीप हो जाएगा, ऐसे तो 1 घंटे में कितना 15 डिग्री, लेकिन हमें 1 मिनट का चाहिए ना, तो 4 मिनट का बता दिया इन्हें 1 डिग्री, 4 मिनट ने और डिवाइड किया, 4 मिनट का 1 डिग्री बना दिया। एंड तब हम कितना 12 मिनट था ना, तो 12 मिनट को हम एक मिनट के हिसाब से ऐड करते जाएंगे, तो इंटू 3 हो जाएगा बेसिकली। तो फिर उसको माइनस कर देंगे हम 360 से, तो हाँ 3 4 12 हो रहा है, तो 12 को माइनस कर दिया, हाँ तो सही हो रहा है। ठीक है, तो वही हो रहा है। एक बार के लिए मैं सबको फिर से बता दूंगा, अगर आपको पूछा तो मैं बता दूंगा वाला आंसर। ठीक है, दैट्स सिंपल, लेट्स रोल फॉर द नेक्स्ट वन। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये तो छोड़ो ही फालतू क्वेश्चन है, ये ज़्यादा ही फालतू क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, अब लेट्स कम बैक फॉर द ये व्हाट पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाय द शिप टू मूव द वन प्लेस फॉर इन द लीस्ट टाइम। तो यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें मतलब सबसे कम टाइम में मूव करना है एक प्लेस से अंदर, तो तुम्हें मेरिडियन से फॉलो करना पड़ेगा, तो तुम पहुंच जाओगे। अब देखो लीस्ट पॉसिबल टाइम से पहुंचना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट मस्ट ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, क्योंकि वो 180 डिग्री पे ट्रैवल करता है ना ईस्ट टू वेस्ट, तो इट गेट्स 1 days लेस इन दिस वे वाइल मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो मतलब वही है ना, ये मेरिडियन था, तो मैं सबसे कम टाइम में पहुंचना है, तो तुम मेरिडियन क्रॉस मार दो, तो तुम एक ही बार में सबसे कम टाइम में एक दिन पास कर जाओगे। तो फालतू क्वेश्चन, तो पता नहीं कौन बना रहा है ऐसे क्वेश्चन। एक यूके पीसीएस का 10 और 10 क्वेश्चन था, तो लोकल टाइम ऑफ 6 AM है, वैन द ग्रीनिश टाइम इसका 3 AM है, तो कितना होगा, तो 5.5 घंटे ऐड कर दोगे बेसिकली ना, तो वही वाला है। बट इस क्वेश्चन को यार थोड़ा करके बताना पड़ेगा मुझे, तो एक बार मुझे पूछ लेने वाले क्वेश्चन मैं बता दूंगा आप लोगों को। कौन सी ऐसी चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम हमने बनाया है। देखो ना, डे वगैरह हम बनाते नहीं है, वो पहले से बना रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम हमने बनाया है खुद से, तो दैट वाज द आंसर ऑफ इट। लेट्स टॉक अबाउट इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर में ग्रेट सर्कल होता है, इक्वेटर कुछ नहीं होता है, एक लाइन होती है बस जहाँ से वो निकल होते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम है, के नाम क्या हैं वो देख लेते हैं। तो इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राज़ील, गंबाउन, ये बहुत सारे फालतू के नाम है, आपको याद करने हैं, बस थोड़ा बहुत देखना पड़ेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर कितनी है, अर्थ इक्वेटर की टोटल लेंथ कितनी है, तो 6400 किलोमीटर है। ओके, ये उत्तराखंड क्वेश्चन, उत्तराखंड ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है भयंकर। ठीक है, 6400 किलोमीटर है, और अर्थ का रेडियस कितना है, तो अर्थ का रेडियस भी इतना ही है। ठीक है ना, कितना 6400 किलोमीटर, ये भी याद रख लेना, तो सिंपल याद हो जाएगा आपको। गॉट इट, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ब्राजील, ये तो फालतू क्वेश्चन है। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये भी बहुत फालतू क्वेश्चन है, मैं निकल लेना चाहिए था। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन मिनिमम कहाँ होता है, तो लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं होती ज़्यादा फालतू, तो ये भाई इसका आंसर इक्वेटर है। इक्वेटर में क्या होता है कि धूप भी ज़्यादा नहीं होती, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती, ठंड भी ज़्यादा नहीं होती, तो सेम टेम्परेचर रहता है ज़्यादातर, तो इसलिए उसका आंसर इक्वेटर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नियरेस्ट टू द इक्वेटर, ये भी फालतू क्वेश्चन हो गया। इक्वेटर खत्म, अब टॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर का खास क्वेश्चन नहीं है, बस वही बता रहे हैं कि टॉपिक कैंसर कहाँ से पास हो रही है, कहाँ से पास नहीं हो रही है। सेम गोस फॉर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साथ भी सेम सीन है, कहाँ हो जाए, तो इतना ज़्यादा डीप जाके हमारा कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं यार के, डे एंड नाइट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का भी फॉलोइंग फिनोमेना हैपेंस इन इंडिया विच वेयर द सन राइज वर्टिकली ओवर द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, मतलब कौन से फिनोमेना होता है कि जब सनशाइन वर्टिकली आती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, तो वही होगा कि मतलब होता क्या उससे, तो हाई प्रेशर डेवलप करेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यार तो कॉमन क्वेश्चन है यार, मतलब बेसिकली ये पूछा है आईटी सीट के बारे में पूछ रहा है बेसिकली ये, कि अगर आईटी सीट ऊपर आएगी वर्टिकली वो करेगी तो क्या होगा, तो भाई हाई प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि फिर वही ना एल नीनो वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। डे और नाइट के बारे में बात कर रखी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लो, फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में सन शाइन्स बिटवीन इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो ज़्यादा हीट लेता है, ऊपर है मतलब ना। ठीक है, मतलब अगर ये इक्वेटर बोलूँगा मैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ ऊपर है। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ज़्यादा 12 मोर देन 12 घंटे की सनलाइट ले लेता है। ठीक है ना, इसके साथ दिन लॉन्गर होने आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बता रखा है कि सिमिलरली 23 सितंबर टू 21 मार्च को
सनशाइन क्या करता है, नीचे की तरफ पड़ता है, मतलब इक्वेटर से टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ पड़ता है, और उसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा धूप ले लेता है, तो इसी वजह से दिन ज़्यादा हर जगह ज़्यादा दिन होते हैं। वो बताते हैं कैसे होता है। समर सॉलिस्टिक क्या होता है, 20 या 21 जून के टाइम पे सन वर्टिकली ओवरहेड में आता है किसके, टॉपिक ऑफ कैंसर के सर के ऊपर, ठीक है, एकदम एक्जैक्टली आता है, तो उसे समर सॉलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। और यहाँ पे लेंथियस्ट जो होता है, मतलब सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा, और 21 जून बेसिकली सबसे बड़ा दिन है, 21 जून सबसे बड़ा दिन है, ठीक है। इसके अलावा विंटर सॉलिस्टिक में ये चीज़ 21-22 दिसंबर में आती है, वो वहाँ से भी छोटी होता है, मतलब दिन होता है, तो इसे विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, लेंथी, अच्छा दिन लंबा होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे छोटी मतलब रात से ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर विटनेस द लेंथेस्ट डे, और उल्टा मतलब ऐसा चल रहा है ना सिंपल, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर लंबे से लंबा दिन वो कर रहा है, फील कर रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर सबसे छोटा दिन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको दोनों याद मत करो, एक याद करो, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन जाता है कब, 20-21 जून में, कब 20-21 जून में कब आ रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन जा रहा है, और सबसे लंबा दिन यहाँ कहाँ कब जा रहा है, 20-21 दिसंबर में आ रहा है, किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इसी को उल्टा कर दो तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे यहाँ अगर सबसे लंबा दिन जा रहा होगा ना, तो ऊपर वाली साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन जा रहा होगा, ये सिंपल कॉमन कॉन्सेप्ट। इसके अलावा वेर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बताऊंगा अभी इक्विनॉक्स क्या होता है। तो ये आप समझ के, विंटर सोलिस्टिक और दिसंबर सोलिस्टिक एक ही चीज़ हो गई। 20-21 मार्च के टाइम पे वर्नल इक्विनॉक्स होता है, जिसमें क्या होता है, एंड ऑन 22-23 सितंबर को। इसकी वजह से सिंपल है कि दिन और रात सेम हो जाती है। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दिन और नाइट, डे और नाइट, इक्विनॉक्स, नॉक्स दिन और नाइट सेम हो जाती है, ठीक है। तो 20-21 मार्च के टाइम पे 2 बार होता है पूरे साल में, 20-21 मार्च को और 22-23 सितंबर को होता है, तो इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल डायरेक्शन कब होती है, तो ये वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो 23 सितंबर को हो गया। इक्विनॉक्स होता क्या है, तो वो 2 बार होता है साल में, तो कब कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये होगा इसका आंसर, ठीक है, सिंपल। वेयर आर द डेज एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो डे और नाइट इक्वल का कहाँ होती है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल भर। तो इक्वेटर में होंगी डे और नाइट, क्योंकि इक्वेटर क्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इक्वेटर गर्मी और मतलब बराबर लेता है टोटल दोनों चीज़ें, ओके। बस हो गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं। अब ये लॉन्गेस्ट डे कहाँ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा होता है, मैं बता चुका हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा वाला होगा, सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे ठंडा वाला सदर्न में क्यों हो रहा है, तो भाई क्योंकि ना देखो, अगर ये अर्थ है ना, तो आपको पता है कि अर्थ टिल्टेड है, 23 डिग्री पर नीचे टिल्टेड है, तो 23 डिग्री पर नीचे टिल्टेड है, तो धूप की तरफ अगर सन यहाँ पीछे खड़ा है ना, तो ज़्यादा धूप इसको मिल रही है ऊपर वाले को, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ ऊपर ज़्यादा धूप आ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर कम धूप मिलती है। तो इस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो ठंड में होता है, लेकिन गर्मियों वाला नॉर्दर्न में होता है, गर्मियों का सबसे लंबा डे, ठीक है। ऐसे याद कर लो, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सोचोगे समझ में आ जाएगा, वरना मुझे पूछ लेना, सिंपल है। इसके अलावा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स यूर शेडो एट द नून इज द स्मॉलेस्ट, मतलब तुम्हारी शेडो सबसे छोटी कब होगी, उसका आंसर जून 21, ठीक है। तो जून 21 से कम सबसे छोटी शेडो होगी, बिकॉज वही है ना, टिल्टेड है, तो सबसे छोटी शेडो का मतलब है कि धूप तुम्हारे सर के ऊपर आ जाएगी, तो वो पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये पूछा था कि धूप तुम्हारे सर के ऊपर सब कब आती है, तो भाई वो तो पता ही ना मैं कब आती है, जून 21 को आती है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज किया जाता है बहुत बार। इसके बाद समझ सोलिस्टिक एवरी साल कब आता है, सब बता चुका हूँ। और जून 21 द सन क्या होता है, तो ये एक और अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि 21 जून में क्या होता है ना, कि ना सन हॉराइजन से नीचे आता ही नहीं है, कहाँ, नॉर्दर्न पोल में, तो आर्कटिक सर्कल को नॉर्दर्न पोल बोला जाता है, नॉर्दर्न पोल में, नॉर्थ पोल बेसिकली, वहाँ सनसेट ही नहीं करता है, ठीक है। तो वहाँ जैसे नॉर्वे वगैरह वाले एरिया भी उधर के एरिया है, तो वहाँ सनसेट नहीं करता है, इस वजह से वहाँ पूरी दिन भर धूप आती रहती है। तो वो यही पूछा हुआ कि कब होता है, ठीक, बस हो गया। ओरिजिन ऑफ अर्थ वाले, तो ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ की स्टार्ट ही कर लेते हैं, फिर साथ में खींच लेंगे इसको भी साथ में। ओरिजिन ऑफ अर्थ में क्या क्या पूछा रखा है वो आपको बता चुका हूँ पहले, कुछ चीज़ें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम डेटिंग यूज़ होती है, कार्बन डेटिंग क्यों यूज़ होती है, कार्बन डेटिंग मटेरियल के लिए होती है, हमें अर्थ की जाननी, तो अर्थ के लिए हमें और बेटर मटेरियल चाहिए होगा, जो बहुत, हम ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो बहुत स्टेबल हो, ठीक है ना। तो कार्बन बहुत स्टेबल होता है, बॉन्ड बना देता है बहुत आराम से, इसलिए वो यूज़ होता है। लेकिन यूरेनियम डेटिंग क्या है, बहुत लंबे टाइम के लिए हम यूरेनियम डेटिंग करनी पड़ती है हमें, बहुत लंबे टाइम के लिए, क्योंकि यूरेनियम की हाफ लाइफ वगैरह होता है ना, तो उस पर हम पता करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब इसका ये कि द ओनली फ्लोरा, अच्छा ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ, इस चैप्टर को मैं आपको बाद में बताऊँगा पर ढंग से, ये बताया था मैं, इसमें कैम्बियन एरा और ये सारे के सारे एरा आते हैं ना, मैं आपको बाद में बताऊँगा उसी ढंग से, और इसमें कुछ जानने वाली चीज़ है नहीं, बट फिर भी कर बता दूँगा बाद में, क्योंकि इसमें मुझे कुछ अंडरलाइन करनी है जो ज़्यादा डीप होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमालयाज़ वगैरह कब आए थे, ठीक है, एल्प्स वगैरह आने कब शुरू हुए थे, ये सब लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा देख के बताऊँगा आपको ढंग से। जैसे मैंने कुछ इन्वायरमेंट बना रखे गरीब ने, तो वो आपको देख लेना एक बार के लिए। अब बात करते हैं कि हुआ क्या था, तो जो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ग्रेट आइस किसी से रिलेटेड है, ग्रेट आइस मतलब ग्रेट आइस जब हुई थी वो कब किसी से रिलेटेड, तो प्लीस्टीन से रिलेटेड है, ओके। प्लीस्टीन कौन सा टाइम था जिस जब एक्सटेंसिव आइस शीट्स वगैरह बनने लग गई थी, तो फालतू है, बट हाँ ग्रेट आइस कब से, प्लीस्टीन से, इसके मीनिंग बनाएंगे, बट हम
विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड है जनरली बीन कंसिडर एज अ लिटिल आइसिस, छोटी आइसिस मतलब छोटी आइसिस मतलब कम टाइम के लिए आई थी जो, तो ये 1650 AD से लेकर 1870 AD के बीच में एक छोटी आइसिस आई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप सब्जेक्ट हो गए थे कोल्ड विंड के लिए 20th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। विंटर देन द 20th सेंचुरी से ज़्यादा कंपेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डायनासोर का पीरियड है, फालतू पूछा हुआ है, बट डायनासोर का पीरियड ईयर बता रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ओके, सो दिस मैं प्रॉपर्ली डिफाइंस कि क्या पूछा जा रहा है। अब देखो 2 एरियाज थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। तो ये लॉरेशिया था और ये गोंडवाना था, और ये टेथिस सी था, जो सी था उसका नाम टेथिस सी रखा हुआ था। अब देखो आपको ध्यान से अगर देखोगे आपको रियलाइज होगा कि गोंडवाना लैंड लग रहा है ना, तो ये अफ्रीका लग रहा है, ये नीचे वाला अमेरिका है मतलब साउथ अमेरिका है, ये इंडिया का पार्ट है, ये इंडिया का सब डिवीजन है ये वाला जो है, और ये भी कुछ है, ठीक है, ये भी कोई एक पार्ट है, एंड ऑस्ट्रेलिया भी इधर में से कहीं से टूटा था, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका था नहीं उसमें दिख रहा, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट निकला, अच्छा सॉरी अपोलॉजिज फॉर दैट, ये छोटा वाला पार्ट जो है ना, मैं ये भूल गया था, ये वो है क्या कहते हैं, अंटार्कटिका है, ठीक है, तभी बोलूँ मैं क्यों नहीं आ रहा, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भाई कौन सा पार्ट नहीं है गोंडवाना लैंड का, तो नॉर्थ अमेरिका नहीं है। देखो 2 पार्ट नहीं है बस गोंडवाना लैंड के, एक नॉर्थ अमेरिका नहीं है और एक यूरोप नहीं है, ठीक है, एशिया भी नहीं है मतलब। तो क्योंकि एशिया से टकराया ना, गोंडवाना लैंड अगर निकला है तो टकराया है जिससे, तो वो गोंडवाना लैंड थोड़ी होगा जिससे टकराया होगा वापस, तो ये टकराया था किससे, लॉरेशिया से, मतलब लॉरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो साफ साफ कि सदर्न हेमिस्फीयर इंक्लूड अंटार्कटिका, साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका उसका पार्ट नहीं था, नॉर्थ अमेरिका पार्ट नहीं था, यूरोप पार्ट नहीं था और एशिया पार्ट नहीं था। देखो यूरोप तो वैसे पार्ट नहीं होता ना, और यूरोप तो पहले से एशिया का पार्ट रहा है, यूरोप और एशिया साथ में रहे हमेशा, बचा नॉर्थ अमेरिका, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा कोकोस प्लेट किसी के बीच में है, तो ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, ये भी मैं बताऊंगा प्लेट वाला, ठीक है, वाली प्लेट वाला भी देखना है फिर से। इसके अलावा ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास, उसे क्या कहा था, ठीक है, इसे पेंजिया कहा था, जो बड़ा लैंड मास था ना शुरू में जब वो टूटा तो वो पेंजिया था पहले वाला, ठीक है। और टेथिस सी क्या था, सी ओशन था। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन है, फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है कि फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, तो फोल्डिंग किसका रिजल्ट है, तो ये ऑरिजेनिक फोर्सेज होते हैं जो यूज देखो ऑरिजिनल फोर्सेस वो होती है जो माउंटेन वगैरह मतलब ये नीचे के अंदर वाली टेक्टोनिक फोर्स वगैरह से मिलकर बनती है, तो ये इंटीरियर फोर्स होती है बेसिकली, ठीक है। तो फोल्डिंग ऑरिजेनिक फोर्स का होता है, याद रखो। देखो कोरोलिस वैसे भी नहीं होता, एक्सोजेनिक वैसे भी नहीं होता क्योंकि अंदर से होगी, बस एपी ओरिजिनेशन और ओरिजिनेशन में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे डिसाइड करना था आपको आंसर, गॉट इट। इसके अलावा राजस्थान किसके एक्सपेंस में बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था, राजस्थान किसके एक्सपेंस में बना है, तो इसका आंसर है प्लूस्टीन एंड रिसेंट डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि राजस्थान अगर नहीं बनता, अगर वहाँ पे मतलब टकरा के पहाड़ बन जाता तो नहीं बनता, तो बट इसमें पूछा हुआ है क्यों, तो राजस्थान डिजायर थर्ड डेट इज एक्सपेंस ऑफ प्लूस्टीन एंड रिसेंट डिपॉजिट, इट इज़ अ रेनफॉल डेफिशिएंट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, थर्ड डेट वगैरह बना था, तो ये प्लूस्टीन से याद रखो, प्लूस्टीन किसकी वजह से, प्लूस्टीन की वजह से क्या थर्ड डेट बना आज। अब रॉक की बात कर लेंगे हम, हमें रॉक करनी है, अर्थ की कम से रॉक की बात करते हैं। तो रॉक क्या होता है, पेट्रोलॉजी होता है रॉक, पेट्रोलॉजी होता है रॉक स्टडी की रॉक को। इसमें इग्नेस क्या होता है, इग्नेस बेसिकली ग्रेनुअल होते हैं और इनमें फॉसिल नहीं होता, ठीक है। इग्नेस का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि इग्नेस में फॉसिल नहीं होता है, फॉसिल होता है किसमें, फिर सेडिमेंट्री में होता है फॉसिल, ठीक है। इग्नेस को और गर्म करोगे तो सेडिमेंट्री बन जाएगा, मतलब इग्नेस को ब्रेक करोगे सेडिमेंट्री बन जाएगा। इग्नेस 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक बोलेंगे, क्योंकि वो मतलब इंट्रूसिव टेक्टोनिक वाला जो एरिया है उसे प्लूटोनिक बोल रहे हैं, और वॉल्केनिक एक्सक्लूसिव वाले को बोल रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी देखें तो ग्रेनाइट, गैब्रो और पेगमाइट है इंट्रूसिव का, और एक्सक्लूसिव का है बेसाल्ट, वल्कनो और ब्रेसिया। इसका सेडिमेंट्री रॉक क्या आती है, तो ये क्या है कि ये सेडिमेंट्री रॉक की बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें लिथिफिकेशन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन वगैरह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो ब्रेक डाउन होता है ना, रॉक्स का ब्रेक डाउन, तो वो बता रखा है। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल दे रखे हैं, फिर कार्बनिक सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल दे रखे हैं और केमिकल वाले के दे रखे हैं। मैं इनके आपको ऑडियो बना के बता दूंगा, मतलब उनके मेमोनिक बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, चेंज इन फॉर्म को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें क्या एग्जांपल्स हैं, तो इसमें ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, पढ़ लेना आप, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, MCQs वगैरह देख लेना डायरेक्ट। कौन सी वही पूछा है, कौन सी इग्नेस रॉक की करेक्टर नहीं है, तो वही है कि इनमें ये क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दोनों होते हैं, ठीक है। कौन सी करेक्टर है पूछा है, तो इग्नेस में दोनों होती हैं। कौन फॉसिल कंटेन करता है, तो इनमें से देखना आपको फॉसिल कौन कंटेन नहीं करता है पूछा, तो ग्रेनाइट नहीं करेगा, फर्स्ट से ग्रेनाइट का पत्थर का फॉसिल बनना है, देखा है क्या, वैसे भी ग्रेनाइट किया इग्नेस रॉक है, तो कैसे करेगा फॉसिल कंटेन, ओके। अच्छा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप। ठीक है, ये वही फालतू क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इसका आंसर गेनिस है। ठीक है, देखो उत्तराखंड क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा टफ। फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। ग्रेनाइट नहीं है इस मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि ग्रेनाइट उसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसके मैं एक मेमोनिक बनाऊंगा जिसमें ग्रेनाइट, इग्नियस और मेटामॉर्फिक तीनों के तीनों होंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक मेमोनिक के लिए एक सिंबल बनाता हूँ कि इसके मेमोनिक बनाने, रॉक्स के मेमोनिक बनाने, तो इसके मेमोनिक्स बनाने। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चलो वोल्केनो वाले में सेकंड राउंड में बताऊँगा वोल्केनो वाले। ठीक है, थैंक यू।